मशहूर होने की चाहत ना इंसान को अक्सर कुछ बहुत ही अजीब रास्तों पर ले जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज के इस दौर में जहां हर कोई कैमरे के पीछे से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का दावा करता है ना, ये चाहत अब महज एक शौक नहीं रही, ये एक भूख में बदल चुकी है। एक बहुत ही खतरनाक भूख। हाँ, एकदम। इंटरनेट पर एक बार वायरल होने की लालसा लोगों को उन जगहों पर ले जाती है जहां से वापस आने का रास्ता शायद कभी बना ही नहीं था। हम ये मान बैठते हैं कि हमारे हाथ में मौजूद जो ये स्मार्टफोन है या जो हमारा हाईटेक कैमरा है वो हमें किसी भी खतरे से बचा लेगा। हाँ, जैसे वो कोई मशीन ना होकर कोई अभेद्य कवच हो। बिल्कुल, हमें लगता है कि स्क्रीन के इस पार हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। आधुनिक तकनीक ने इंसान के अंदर ना एक अजीब तरह का अहंकार पैदा कर दिया है। अहंकार। हाँ, मतलब हमें लगता है कि जो चीज हमारे कैमरे के लेंस में कैद नहीं हो सकती या जिससे हमारा विज्ञान तुरंत साबित नहीं कर सकता, उसका कोई वजूद ही नहीं है। सही बात है, हम पुरानी बातों को तुरंत अंधविश्वास मान लेते हैं। एकदम। लेकिन जरा सोचिए, जब यह आधुनिक अहंकार, ये डिजिटल महत्वाकांक्षा किसी सदियों पुराने अनसुलझे और दर्दनाक रहस्य से टकराती है, तो क्या होता है? क्या होता है? जो परिणाम सामने आता है ना, वो हमारे सारे तर्कों को, हमारे विज्ञान को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। बाप रे। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार भी कुछ ऐसा ही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पे चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है काली कोठी का आखिरी दरवाजा। बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक विषय है ये। हाँ, और हम इस कहानी को सिर्फ एक भूतिया किस्से की तरह नहीं सुनाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य इस बात का गहराई से विश्लेषण करना है कि जब आज की कंटेंट बनाने की सनक का सामना एक ऐसी पुरानी लोक कथा से होता है तो असल में नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। हाँ, रामपुर गांव। रामपुर जी। इस गांव के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही पुरानी वीरान हवेली है जिसे लोग काली कोठी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का कोई पुराना ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे गांव के सामूहिक डर का एक जीता जागता हिस्सा बन चुकी है। अगर हम गांव वालों के व्यवहार का थोड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें ना, तो ये समझ आता है कि काली कोठी का डर कोई साधारण डर नहीं है। मतलब कोई आम भूत की कहानी नहीं है। नहीं, पीढ़ियों से गांव में ये बात स्थापित है कि रात में जो भी उस कोठी में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कभी नहीं। कभी नहीं। और ये डर इतना गहरा है कि आज भी माताएं अपने बच्चों को सुलाने या अनुशासित करने के लिए इसी का सहारा लेती हैं। वो कहती हैं कि सो जा, नहीं तो काली कोठी वाली औरत आ जाएगी। अरे हाँ, जैसे बचपन में कहानियां सुनाते थे। बिल्कुल। समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो इस तरह की लोक कथाएं और ये जो हव्वे होते हैं ना, ये अक्सर किसी समाज के गहरे सामूहिक अपराध बोध को छिपाने का काम करते हैं। मतलब कोई ऐसी सच्चाई जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। एकदम सही। ये सिर्फ बच्चों को डराने की बात नहीं होती, ये उस गांव का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच है जिसे उन्होंने सवाल पूछने के बजाय चुपचाप मान लेना ज्यादा सुरक्षित समझा है। और यहीं से इस पूरी व्यवस्था में, इस शांति में खलल डालता है हमारा मुख्य किरदार अर्जुन। हाँ, अर्जुन। अर्जुन 24 साल का एक नौजवान है और वो करता क्या है? वो YouTube के लिए डरावनी वीडियो बनाता है, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। अर्जुन उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो इन पुरानी किंवदंतियों को, इन कहानियों को महज अनपढ़ लोगों का अंधविश्वास मानती है। उसके लिए ये सब बेवकूफी है। हाँ, उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। उसे काली कोठी के अंदर जाना है, वहां रात में रिकॉर्डिंग करनी है और उस वीडियो के जरिए अपने चैनल को रातों रात वायरल कर लेना है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस हवेली का इतिहास क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वालों का डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए वो जगह सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट है। अब देखिए, अर्जुन का ये नजरिया इस बात का बहुत सटीक उदाहरण है कि कैसे तकनीक हमारे आसपास के माहौल को एक प्रोडक्ट में बदल देती है। प्रोडक्ट। हाँ, अर्जुन जब उस हवेली की ओर देखता है तो उसे वहां कोई रहस्य या खतरा महसूस ही नहीं होता। तो उसे क्या दिखता है? उसे वहां सिर्फ व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स दिखाई देते हैं। आधुनिकता ने, या कह लें इस इंटरनेट के दौर ने, उसे ये सिखाया है कि वो प्रकृति और पुराने रहस्यों से कहीं ऊपर है। उसे लगता है वो सब कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि वो इस पूरी स्थिति का डायरेक्टर है, जबकि असलियत तो ये है कि वो एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक पटकथा का महज एक छोटा सा मोहरा बनने जा रहा है। अर्जुन का ये जो पूरा रवैया है ना, ये मुझे एक बहुत ही खास स्थिति की याद दिलाता है। कैसी स्थिति?
मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पास जाए, हाँ वहां एक पीले रंग का बड़ा सा खतरे वाला बोर्ड लगाए, हाँ, जिस पर खोपड़ी बनी होती है। बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्ति उस बोर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एक बहुत ही कूल सेल्फी लेनी है। अरे बाप रे! उसे सच में लगता है कि उसका कैमरा और उसकी जो वो फोन की स्क्रीन है ना, वो उसे उस हाई वोल्टेज करंट से बचा लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। इस सेल्फी वाले उदाहरण को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझे ना, तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कैमरे की जो स्क्रीन होती है वो इंसान के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करती है, एक तरह का डिस्टेंसिंग इफेक्ट। अच्छा, वो कैसे? जब हम किसी खतरनाक चीज को अपनी आंखों के बजाय एक स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, तो हमारा दिमाग उस खतरे को एक वास्तविक खतरे की तरह नहीं देखता। उसे बस एक 2D इमेज, एक तस्वीर की तरह प्रोसेस करने लगता है। मतलब डर खत्म हो जाता है। हाँ, अर्जुन के मामले में भी ठीक यही हो रहा है। वो उस हवेली के खौफ को महसूस करने के बजाय उसे बस एक फ्रेम में सेट करने की कोशिश कर रहा है। वो भूल जाता है कि स्क्रीन के इस पार भी वो उसी दुनिया में खड़ा है। बिल्कुल, वो उसी भौतिक और खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। और यही झूठा आत्मविश्वास उसे उस तूफानी रात में हवेली के दरवाजे तक ले जाता है। और रात भी तो बहुत भयानक थी। बहुत भयानक। स्रोत सामग्री में उस रात का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देता है। तेज हवाएं चल रही हैं और बाहर के जो पुराने पेड़ हैं वो ऐसे हिल रहे हैं जैसे अंधेरे में कोई हाथ हिलाकर उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। एक तरह का अपशगुन। हाँ, लेकिन अर्जुन तो अपनी धुन में है। वो हवेली के सामने पहुंचता है और ठीक उसी वक्त अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। अब अर्जुन इसे सिर्फ एक खराब बैटरी मानकर खारिज करना चाहता है। बिल्कुल। वो सोचता है अरे बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन बात इतनी सीधी है नहीं। साहित्य और रहस्यमयी कथाओं के व्याकरण में अगर आप देखें तो रोशनी का अचानक से चले जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। किस चीज का प्रतीक? ये एक सीमा रेखा को पार करने का संकेत है। ये इस बात का इशारा है कि अब अर्जुन तर्क, विज्ञान और भौतिक दुनिया के दायरे से बाहर निकल चुका है। मतलब अब उसके नियम यहाँ काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसने एक ऐसे अप्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक दायरे में प्रवेश कर लिया है जहां उसका तकनीकी ज्ञान पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएगा। और इसके बाद जो होता है वो और भी डरावना है। हवेली का वह भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुलता है, एक लंबी चरमराती आवाज के साथ। अर्जुन जब अंदर कदम रखता है तो वहां का माहौल उसके हर एक सेंस पर हमला करता है। जैसे कि बदबू? हाँ, बहुत भयानक सीलन भरी बदबू, कहीं से लगातार टपकते पानी की आवाज आ रही है। और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज अर्जुन को दिखती है, दीवारों पर लगे काले धब्बे जो बिल्कुल जमे हुए खून जैसे लग रहे हैं। ये सब उस हवेली के खौफनाक इतिहास के सबूत हैं। लेकिन अर्जुन का ध्यान अभी भी इन सब पर नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग पर है। वो अभी भी डायरेक्टर बना हुआ है। हाँ, लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। अर्जुन को अपने ठीक पीछे बहुत ही साफ कदमों की आवाज सुनाई देती है। पीछे से? हाँ, टक टक टक, बहुत स्पष्ट आवाज। वो एकदम झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे नंगी आंखों से वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं। पूरा गलियारा एकदम खाली है, कोई नहीं है वहां। अब देखिए, यहाँ पर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। दिमाग कैसे काम करता है मतलब? जब अर्जुन वो खाली गलियारा देखता है ना, तो उसका दिमाग तुरंत एक तार्किक बचाव तैयार करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। कि ये सिर्फ मेरा वहम था। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क अक्सर उन चीजों को देखने से इनकार कर देता है जो उसके तार्किक ढांचे में फिट नहीं बैठती। जो चीजें अत्यधिक डरावनी होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें फिल्टर कर देता है। लेकिन बात यहीं पर तो पलटती है। कैसे? जो चीज अर्जुन का दिमाग फिल्टर कर रहा था वो कैमरे के लेंस से नहीं छुप पाती। अरे! जैसे ही अर्जुन वापस अपने कैमरे की स्क्रीन की तरफ देखता है, हाँ। उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर कुछ था? हाँ, उसी खाली गलियारे में स्क्रीन के ऊपर उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। बाप रे! उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ है। मतलब जो आंखों को नहीं दिखा वो कैमरा ने पकड़ लिया? बिल्कुल। और मैं इस बात को खास तौर पे रेखांकित करना चाहूंगी कि जो कैमरा अर्जुन के लिए एक हथियार था, उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था, वो यहाँ उसे बचाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। बल्कि वो तो हाँ, इसके विपरीत वो कैमरा उस अनदेखे खौफ को देखने का एक शापित माध्यम बन गया है। ये इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब सोचिए,
तकनीक जिसे हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं वो अचानक हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वो हम पर हावी हो जाती है। हाँ, कैमरे का काम है प्रकाश और उन चीजों को पकड़ना जो शायद इंसानी आंखें नहीं देख सकती। अर्जुन जिस लेंस को अपने और हवेली के बीच की ढाल मान रहा था ना, उसी लेंस ने एक ऐसे आयाम का दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब अर्जुन के बस में नहीं है। अर्जुन का वो जो भ्रम था ना कि वो कंट्रोल में है, वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है एक ही पल में। और खौफ का ये अनुभव तब और भी ज्यादा व्यक्तिगत और भयानक हो जाता है जब ऊपर की मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज आती है। कैसी आवाज? वो रोते हुए कह रही है, मुझे बचा लो। अरे बाप रे! ये आवाज इतनी दर्दनाक है कि वो अर्जुन के अंदर के बचे खुचे इंसान को झकझोर देती है। अब वो सिर्फ एक भूतिया परछाई नहीं रह जाती, वो एक पुकार बन जाती है। हाँ, एक पुकार। और अर्जुन जैसे सम्मोहित होकर उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर की ओर खिंचा चला जाता है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। ऊपर पहुंचने पर उसे एक आधा खुला कमरा दिखता है। वो अंदर जाता है। वहां एक बहुत पुराना आईना रखा है और उस आईने पर खून से एक चेतावनी लिखी है। क्या लिखा है? यहां से वापस मत जाओ। ये तो सीधा सीधा एक जाल है। और जैसे वो ये पढ़ता है, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, धड़ाम से। देखिए, दरवाजे का बंद होना ना भौतिक रूप से उस जाल के बंद होने का प्रतीक है जिसे अर्जुन खुद अपनी मर्जी से खोलने गया था। उसने खुद ही तो खतरा मोल लिया। बिल्कुल। जब आप किसी रहस्य को उसकी अनुमति के बिना बेनकाब करने चाहते हैं ना, तो आप खुद उस रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। आप उससे बच नहीं सकते। और अर्जुन भी नहीं बच पाया। वो आईने की तरफ देखता है, लेकिन उसे अपना अक्स नहीं दिखता। अर्जुन को अपना चेहरा नहीं दिखता। नहीं, उसे आईने में वही जली हुई औरत दिखाई देती है। उसकी आंखों से काला खून बह रहा है। अरे बाप! और वो औरत आईने से बाहर निकलकर अर्जुन की तरफ बढ़ती है और वो अर्जुन से एक सवाल पूछती है। क्या सवाल? तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? हे भगवान! और इसी दहशत के बीच अर्जुन की नजर कमरे में पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। डायरी? हाँ, एक डायरी। और उस डायरी के पन्ने उस हवेली का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज खोल देते हैं। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा है कि उस औरत का नाम मोहिनी है और हवेली के मालिक ने उसे किसी बात पर जिंदा जला दिया था। जिंदा जला दिया था? हाँ, वो डायरी मानो चीख चीख कर कह रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। उफ! देखिए, इस डायरी के मिलते ही ना इस पूरी कहानी का स्वरूप ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। मतलब ये महज किसी प्रेतात्मा के डराने की कहानी तो रही ही नहीं। तो ये क्या बन जाती है? ये पितृसत्तात्मक हिंसा और एक भयानक अन्याय का ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है। मोहिनी की आत्मा किसी श्राप के कारण वहां नहीं भटक रही है, बल्कि उस जुल्म की वजह से। हाँ, वो उस बर्बर कृत्य के कारण वहां कैद है जो उसके साथ किया गया था। जिंदा जलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। और आप सोचिए, गांव वाले पीढ़ियों से जिस औरत को एक खौफनाक दानव या हवा बनाकर पेश कर रहे थे, हाँ, वो असल में एक शक्तिशाली आदमी के अपराध का शिकार हुई एक कमजोर महिला थी। ये तो बहुत ही दुखद है। और अक्सर लोक कथाओं का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है। पीड़ित को ही राक्षस बना दिया जाता है ताकि असल अपराधी और उसके अपराध को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटाया जा सके। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, लेकिन इस बात पे ना मैं एक अलग दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, अर्जुन वहां गया था एक डरावनी कहानी को रिकॉर्ड करने। हाँ, वो तो वायरल होना चाहता था। और डायरी से हमें पता चलता है कि मोहिनी इंसाफ चाहती है। सही। तो क्या ये संभव नहीं है कि मोहिनी का प्राथमिक उद्देश्य अर्जुन को मारना या डराना था ही नहीं? मतलब ये तो एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर मोहिनी सिर्फ न्याय चाहती थी तो उसने अर्जुन को क्यों निशाना बनाया? मेरी नजर में मोहिनी को अर्जुन नहीं चाहिए था, उसे अर्जुन का कैमरा चाहिए था। कैमरा? ये थोड़ा समझाइए। सोचिए ना, इतने सालों से वो उस बंद हवेली में कैद थी और गांव वालों ने उसकी सच्चाई को एक झूठी कहानी, एक डर के नीचे दबा दिया था। उसे दानव बना दिया था। हाँ, तो जब अर्जुन अपना वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेकर वहां पहुंचता है तो शायद मोहिनी को उसमें एक ऐसा माध्यम दिखाई देता है जो उसकी कहानी, उसका दर्द और उसका सच उन दीवारों से बाहर ले जा सकता है। अरे वाह! मोहिनी के लिए अर्जुन का कैमरा वो माइक्रोफोन था जिसकी उसे सदियों से तलाश थी, ताकि दुनिया जान सके कि हवेली के मालिक ने उसके साथ आखिर क्या किया था। ये विश्लेषण तो इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। मतलब एक पीड़ित आत्मा को अपनी बात कहने के लिए एक मंच की जरूरत थी, और अर्जुन जो दूसरों का इस्तेमाल करना चाहता था, हाँ, जो दूसरों की कहानियों का इस्तेमाल करके मशहूर होना चाहता था, वो अनजाने में मोहिनी के लिए एक उपकरण बन गया, एक जरिया बन गया।
लेकिन इस संवाद की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मोहिनी का दर्द और उसका वजूद इतना भारी, इतना विनाशकारी था ना कि अर्जुन उसे संभाल नहीं पाया। एकदम सही। अर्जुन, जो सिर्फ एक संदेशवाहक या मैसेंजर था, वो उस भार को सहन नहीं कर सका। मोहिनी का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, इंसाफ की गुहार हो या अपने दर्द को साझा करना, अंजाम तो बुरा ही हुआ। हाँ, अर्जुन के लिए उस रात का अंत एक भयानक तबाही में हुआ। और ये तबाही हम कहानी के अंत में बहुत साफ तौर पर देखते हैं। अगली सुबह क्या हुआ? जब अगली सुबह गांव वाले हिम्मत करके हवेली के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो गायब हो गया पूरी तरह से। वो कमरा एकदम खाली है। फर्श पर अगर कुछ पड़ा है तो वो है अर्जुन का कैमरा। और उस कैमरे में क्या था? जब गांव वाले उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आखिरी फुटेज में अर्जुन जमीन पर बैठा बुरी तरह कांप रहा है। और उसके ठीक पीछे वो जली हुई औरत मोहिनी मुस्कुरा रही है। बाप रे। और बस उसके बाद स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो जाती है। फुटेज खत्म। ये दृश्य हमें लोक कथाओं के क्रमिक विकास के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक देता है। लोक कथाओं का विकास? हाँ, देखिए, लोक कथाएं या किंवदंतियां कभी भी एक जगह रुकती नहीं हैं। हाँ, वो एक जीवित जीव की तरह होती हैं। मतलब वो बदलती रहती हैं। बिल्कुल, वो समय के साथ नई चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। अर्जुन, जो उस पुरानी कहानी को खत्म करने, उसे बेनकाब करने गया था, वो खुद उसका हिस्सा बन गया। हाँ, वो अब खुद उस काली कोठी की कहानी का सबसे नया और भयानक अध्याय बन चुका है। सही बात है। जो कहानी अब तक ये थी कि हवेली में एक औरत है, वो अब बदल गई है। अब कहानी है हवेली में एक औरत है और एक लड़का जो कभी वापस नहीं आया। बिल्कुल सही। और सबसे भयानक बात तो ये है कि ये लोक कथा अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। वो कैसे? स्रोत सामग्री बताती है कि आज भी रात के अंधेरे में जो लोग हवेली के पास से गुजरते हैं ना, उन्हें कैमरे के रिकॉर्डिंग शुरू होने की बीप की आवाज सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग की आवाज? हाँ। अर्जुन की आवाज गूंजती है, दोस्तों, आज हम इस हवेली के अंदर जा रहे हैं। हे भगवान! और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर देती है। मोहिनी की कहानी ने अब पूरी तरह से एक डिजिटल स्वरूप ले लिया है। ये आधुनिक लालसा और एक अनसुलझे ऐतिहासिक दर्द के बीच के भयानक संगम को दर्शाता है। एक तरफ मोहिनी का न्याय का इंतजार था और दूसरी तरफ अर्जुन की उस डिजिटल दुनिया में छा जाने की सनक। दोनों टकरा गए। हाँ, और इन दोनों के टकराव ने एक ऐसे लूप को जन्म दिया है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने खुद को और अपनी आवाज को उस खौफ के साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया है। ये कितनी गहरी विडंबना है ना। जो इंसान सिर्फ कंटेंट बनाने और इंटरनेट पर वायरल होने के लिए वहां गया था, अंततः वो खुद हमेशा के लिए उस काली कोठी का कंटेंट बनकर रह गया। उसने अपनी पूरी पहचान उस हवेली को सौंप दी। सच में बहुत बड़ी विडंबना है। इन सभी बातों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि काली कोठी का आखिरी दरवाजा महज भूतों की कोई साधारण कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम चाहे जितने भी आधुनिक उपकरण क्यों ना बना लें, कुछ ऐतिहासिक घाव और अनसुलझे रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे के लेंस से नहीं मापा जा सकता। सही कहा। उन जगहों और उन कहानियों का अपना एक अलग व्याकरण होता है। हाँ, और जब हम उसे समझे बिना उसमें जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं ना, तो उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि कुछ कहानियों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। हमारा जो ये हर चीज को रिकॉर्ड करने और उसे दुनिया के सामने परोसने का जुनून है ना, हाँ, ये बीमारी बन चुका है। ये कई बार हमें ऐसी सीमाओं के पार ले जाता है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। एकदम 100% सच बात कही आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। वो क्या? जरा सोचिए, आज के इस दौर में हम हर दिन अपनी अनगिनत तस्वीरें, वीडियो और आवाज की रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर छोड़ जाते हैं। रोज अपलोड करते हैं। हाँ, हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को सर्वर के किसी अदृश्य हिस्से में हमेशा के लिए सुरक्षित कर देते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अनजाने में ही सही अपने ही डिजिटल भूत पैदा कर रहे हैं? डिजिटल भूत? ये तो बहुत गहरा ख्याल है। क्या ये इंटरनेट हमारी आवाज़ों, हमारी हंसी और हमारे आखिरी पलों को हमेशा के लिए एक ऐसे अंतहीन लूप में कैद नहीं कर रहा है? ठीक वैसे ही जैसे उस काली कोठी ने अर्जुन की आखिरी रिकॉर्डिंग और उसकी उस चीख को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया है।